नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम आपका शिक्षा कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी भाषा पार्ट 7 के रूप में हिंदी की संविधान में स्थिति या संविधान में हिंदी की स्थिति। संविधान में हिंदी की स्थिति। संविधान में हिंदी की स्थिति। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी के विकास पर चर्चा की थी और यदि आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को फॉलो करते हुए उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये कोर्स चल रहा है ये हिंदी विषय का और उत्तराखंड का चल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको हिंदी विषय का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब के माध्यम से अपने शिक्षा कोचिंग क्लास के चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें दोस्तों हमारा ये 7वां भाग है और इसके पहले जो भाग हैं ये हिंदी के कोर्स से संबंधित है और एक दूसरे से दोस्तों लिंक हैं और संबंधित हैं। इसलिए आपने यदि हमारे वह वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएं और पार्ट 1 से लगातार निरंतर रूप से इसको देखते रहें। और मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों कि आपका जनरल हिंदी का जो सिलेबस है यूके एसएससी के अकॉर्डिंग वो पूरा कवर होगा। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं संविधान में हिंदी की स्थिति। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं संविधान में हिंदी की स्थिति। दोस्तों, संविधान में हिंदी की स्थिति से पहले हमें इन बातों का ध्यान होना चाहिए कि संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान कहां कहां पर है। दोस्तों, संविधान की यदि बात करूं तो संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान आपको 8वीं अनुसूची में मिलेंगे और दूसरा संविधान के भाग 17 में। दोस्तों, संविधान के भाग 17 और 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इन्हीं दो अनुसूची 8 और भाग 17 में हम हिंदी की स्थिति पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करेंगे संविधान की 8वीं सूची पर। दोस्तों, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची। दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। यदि दोस्तों हम बात करें मूल संविधान की, दोस्तों मूल संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी, तो मूल संविधान में दोस्तों 14 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था और बाद में दोस्तों संविधान संशोधन के माध्यम से 8 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में शामिल किया गया। दोस्तों, मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भारतीय भाषाएं शामिल थी और बाद में दोस्तों संविधान संशोधन के माध्यम से 8 अन्य भारतीय भाषाओं को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और वर्तमान में जो स्थिति है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं। दोस्तों, हमें एक और अन्य बातें याद रखनी होगी। अन्य बात यह है दोस्तों कि अंग्रेजी, भोजपुरी और राजस्थानी। दोस्तों, अंग्रेजी, भोजपुरी और राजस्थानी जो भाषाएं हैं दोस्तों, इन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, अंग्रेजी
भोजपुरी और राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं है। दोस्तों जो अंग्रेजी है, भोजपुरी है और राजस्थानी है, वो जो है ये तीनों जो भाषाएं हैं ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं। दोस्तों आजकल ये भी प्रश्न आते हैं कि संविधान की, इस प्रकार के भी प्रश्न हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। दोस्तों तो सही उत्तर होगा अंग्रेजी, भोजपुरी और राजस्थानी में से एक। दोस्तों अंग्रेजी, भोजपुरी और राजस्थानी जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कभी कभी हमें कंफ्यूज रहता है, डाउट रहता है कि अंग्रेजी जरूर शामिल होगी या भोजपुरी राजस्थानी जरूर शामिल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अंग्रेजी, भोजपुरी और राजस्थानी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, और संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं वो कौन कौन सी है उन पर हम बात करेंगे। दोस्तों उनमें सबसे पहले है हिंदी, दूसरी संस्कृत, तीसरी है दोस्तों कोंकणी, चौथी है नेपाली, पांचवी है डोगरी, छठी है बोडो। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में कि संविधान की 22 भाषाओं में या 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो जो नहीं है अंग्रेजी, भोजपुरी और राजस्थानी वो हमें याद रखना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भाषाएं हैं दोस्तों, लेकिन अनुसूची 8 में शामिल नहीं है, इसलिए इनको पर्टिकुलर याद रखना ही है। लेकिन दोस्तों साथ ही हमें उन 22 भाषाओं को भी याद रखना है जो 8वीं अनुसूची में दोस्तों शामिल हैं। बोडो हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों मराठी, हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, नेपाली, डोगरी, बोडो, मराठी। 8वें है मैथिली। 9वीं है दोस्तों मैथिली के बाद संथाली। 10वीं है गुजराती। 11वीं है दोस्तों उड़िया। 12वीं है उर्दू। गुजराती, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, असमिया, दोस्तों हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, नेपाली, डोगरी, बोडो, मराठी, मैथिली, संथाली, गुजराती, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी और 15वीं असमिया। और असमिया के बाद है दोस्तों कन्नड़, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी और 22वीं है मलयालम। दोस्तों संविधान की जो 8वीं अनुसूची में है उसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी और 8 अन्य भाषाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। और वर्तमान में जो 22 भाषाएं संविधान की
अनुसूची 8 में हैं उनमें हैं नंबर 1 हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, नेपाली, डोगरी, बोडो, मराठी, मैथिली, संस्थाली, गुजराती, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, सिंधी, असमिया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी और मलयालम। दोस्तों, अब आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं कि संविधान की अनुसूची 8 में कौन सी भाषाएं शामिल हैं और कौन सी भाषाएं शामिल नहीं हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि वो 8 भाषाएं जो संविधान संशोधन द्वारा बाद में अनुसूची 8 में जोड़ी गई। दोस्तों, 8 भाषाएं जो संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में अनुसूची 8 में जोड़ी गई। उनमें दोस्तों सबसे पहले नंबर आता है सिंधी का। सबसे पहले जुड़ी दोस्तों सिंधी। दोस्तों, सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत अनुसूची 8 में जोड़ा गया। और इसके बाद दोस्तों मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। दोस्तों, इसके बाद मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। दोस्तों, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को दोस्तों 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुसूची 8 में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992। दोस्तों, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों 4 भाषाएं जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, मैथिली, डोगरी और संस्थाली। दोस्तों, बोडो, मैथिली, डोगरी, संस्थाली ये जो भाषाएं दोस्तों इनको 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत दोस्तों इन्हें अनुसूची 8 में जोड़ा गया। दोस्तों, 92वें संविधान संशोधन 2003। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आते हैं कि निम्न भाषा या सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 8 में जोड़ा गया। मणिपुरी, कोंकणी को, नेपाली को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया। बोडो, मैथिली, डोगरी, संस्थाली को कब और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों, ये चीज भी हमें याद रखनी होगी कि निम्न जो 8 भाषाएं हैं इनको कब कब और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुसूची 8 में इन्हें जोड़ा गया है। तो सिंधी दोस्तों 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। मणिपुर, कोंकणी, नेपाली ये 3 भाषाएं जो हैं दोस्तों इनको 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और बोडो, मैथिली, डोगरी, संस्थाली ये जो 4 भाषाएं दोस्तों इन्हें 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। बोडो, मैथिली, डोगरी और संस्थाली जो हैं दोस्तों इन्हें हाल ही में यानी अभी कम समय ही हुआ है 2003 में इन्हें 92वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के 8वीं अनुसूची में दोस्तों जोड़ा गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं संविधान का भाग 17।
दोस्तों संविधान के भाग 17 में क्या क्या प्रावधान है और जो संविधान का भाग 17 है इसमें भाषा से संबंधित क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं और इसमें कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों संविधान के भाग 17 में दोस्तों जो संविधान का भाग 17 है ये अनुच्छेद 343 से शुरू होता है और अनुच्छेद 351 इसका अंतिम अनुच्छेद है जो भाषा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, संविधान का जो इस भाग 17 का जो पहला अनुच्छेद है या कहे तो अनुच्छेद भाग 17 का जो अनुच्छेद 343 है दोस्तों, 343 यह संबंधित है दोस्तों संघ की राजभाषा से। यह संबंधित है संघ की राजभाषा से। राजभाषा, संघ की राजभाषा से दोस्तों अनुच्छेद 343 का जो फर्स्ट क्लॉज है या जो ये फर्स्ट अनुच्छेद 343 एक है जो ये कहता है दोस्तों संघ की राजभाषा या भारत की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि या जिसकी लिपि क्या होगी? जिसकी लिपि देवनागरी होगी। दोस्तों अनुच्छेद 343 एक का जो अनुच्छेद 343 एक है वो कहता है दोस्तों संघ की राजभाषा हिंदी होगी और जिसकी लिपि देवनागरी लिपि होगी। और दोस्तों अंक के बारे में ये कहता है जो अंक प्रयोग में लाए जाएंगे वो देवनागरी लिपि के अंतरराष्ट्रीय रूप होंगे। देवनागरी लिपि के क्या होंगे? अंतरराष्ट्रीय रूप। अंतरराष्ट्रीय रूप होंगे जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार के जो हम प्रचलन में लाते हैं, जिनको हम प्रचलन में लाते हैं और जिनका उपयोग हम कर रहे हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 343 2 कहता है दोस्तों अनुच्छेद 43 का क्लॉज 2 कहता है या कहे अनुच्छेद 343 2 कहता है दोस्तों कि संसद या संघ 15 वर्षों तक हिंदी के अलावा अंग्रेजी का उपयोग भी राजभाषा के रूप में कर सकता है। यानी यह कहता है अनुच्छेद 343 2 कहता है संघ संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद जैसे ही संविधान लागू होगा उसके बाद संघ क्या कर सकता है? 15 वर्षों तक हिंदी के अतिरिक्त हिंदी के अलावा अंग्रेजी का उपयोग, यानी ब्रिटिश काल से ही अंग्रेजी का उपयोग हो रहा था। सभी राजकाज के जो काम थे, जो सरकारी जो काम थे वो सारे अंग्रेजी में होते थे। तो इसके लिए दोस्तों संविधान के 343 में ये प्रावधान किया गया। संविधान के 343 के दूसरे पार्ट में या कहे तो अनुच्छेद 343 2 में कहा गया कि संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों तक हिंदी के अलावा अंग्रेजी का प्रयोग या उपयोग राजभाषा के रूप में या कहे तो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में कर सकेगा। ठीक है। और संविधान का जो ये 17वें भाग का अनुच्छेद 343 थर्ड दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 343 का 3 कहता है कि संसद यदि चाहे तो विधि बनाकर 15 वर्षों बाद भी अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में उपयोग कर सकेगा। दोस्तों अनुच्छेद
343 का 3 कहता है कि संसद यदि चाहे तो 15 वर्ष पश्चात भी 15 वर्ष पश्चात या 15 वर्ष बाद भी विधि या कानून बनाकर अंग्रेजी का उपयोग राजभाषा के रूप में कर सकेगा। राजभाषा के रूप में कर सकती है। दोस्तों, अनुच्छेद 343 फर्स्ट कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और जिसकी लिपि देवनागरी होगी और अंक जो होंगे वो देवनागरी लिपि के अंतरराष्ट्रीय रूप होंगे। और अनुच्छेद 343 2 कहता है कि संघ क्या करेगा, संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों तक हिंदी के अलावा अंग्रेजी का भी उपयोग कर सकेगा। यानी जब संविधान लागू होगा, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उसके 15 वर्षों तक यानी 1965 तक हिंदी के अलावा जो सरकारी कामकाज हैं उनको अंग्रेजी में भी निपटा सकता है, यानी अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में उपयोग कर सकता है। और अनुच्छेद 343 का 3 कहता है दोस्तों कि संसद यदि चाहे तो 15 वर्ष पश्चात भी, यानी 15 वर्ष के बाद भी, जब संविधान लागू हो जाता है उसके 15 वर्ष बाद भी, यानी 1965 के बाद भी, यदि वो चाहती है कि अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में प्रयोग करना है तो वह विधि बनाकर या कानून पारित कर अंग्रेजी को 1965 के बाद भी या संविधान लागू होने के 15 वर्षों पश्चात भी अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में उपयोग में ला सकती है, उससे कार्य कर सकती है। और जिसका जो परिणाम हुआ दोस्तों, 1963 का जो राजभाषा अधिनियम बना, 1963 का राजभाषा अधिनियम। दोस्तों, 1963 में 1965 तक की इस वैलिडिटी थी, 15 वर्षों तक हिंदी के अलावा अंग्रेजी से राजकाज कर सकता है, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रयोग कर सकता है। दोस्तों, 1963 में दोस्तों संसद ने राजभाषा अधिनियम लाया और जिसमें यह पारित किया गया कि 15 वर्ष पश्चात भी या 1965 के बाद भी अंग्रेजी को आज तक राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 344 की। संविधान का अनुच्छेद 344। दोस्तों, अनुच्छेद 344 जो है यह संबंधित है दोस्तों राजभाषा आयोग और राजभाषा संबंधित संसदीय समितियों से। दोस्तों, अनुच्छेद 344 संबंधित है राजभाषा आयोग से। राजभाषा आयोग व राजभाषा से संबंधित संसदीय समिति। दोस्तों, अनुच्छेद 344 जो संबंधित है, यह संबंधित है दोस्तों राजभाषा आयोग व राजभाषा से संबंधित संसदीय समितियों से। दोस्तों, अनुच्छेद 344 का जो फर्स्ट है, अनुच्छेद 344 1। दोस्तों, अनुच्छेद 344 1 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति 5 वर्षों के भीतर एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। दोस्तों, पहला कह रहा है, अनुच्छेद 344 का पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर, संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। और संविधान का जो ये अनुच्छेद 344 है, इसका 2, अनुच्छेद 344 का 2, अनुच्छेद 344 के 2 में प्रावधान है दोस्तों कि राष्ट्रपति 10 वर्षों के भीतर, संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर एक राजभाषा संसदीय समिति का
गठन करेंगे। दूसरा क्या, अनुच्छेद 344(1) में राष्ट्रपति 5 वर्ष के भीतर संविधान के लागू होने के 5 वर्ष के भीतर एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। और अनुच्छेद 344(2) में है दोस्तों कि राष्ट्रपति 10 वर्षों के भीतर, संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर एक राजभाषा संसदीय समिति का क्या करेगा, गठन करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 344(1) में राष्ट्रपति 5 वर्ष के भीतर एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा। और अनुच्छेद 344(2) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर एक राजभाषा संसदीय समिति का गठन करेगा। और इसके ही परिणाम स्वरूप दोस्तों, इसके ही परिणाम स्वरूप 7 जून 1955 को इनके ही परिणाम स्वरूप दोस्तों 7 जून 1955 को दोस्तों बीजी खेर आयोग, बाल गंगाधर खेर आयोग, बीजी खेर बाल गंगाधर खेर आयोग का गठन किया गया। दोस्तों अनुच्छेद 344(1) के ही प्रावधान के अनुरूप दोस्तों इसके ही तहत 7 जून 1955 को बीजी खेर आयोग या बाल गंगा खेर आयोग का गठन किया गया। 7 जून 1955 को याद रखेगा का गठन किया गया, जिसने दोस्तों 31 जुलाई 1955 को अपना प्रतिवेदन सौंपा। जिसने दोस्तों 31 जुलाई 1955 को दोस्तों अपना प्रतिवेदन या अपनी रिपोर्ट सौंपी, पेश की। ठीक है, अनुच्छेद 344(1) के तहत दोस्तों राष्ट्रपति जो ये 5 वर्ष के भीतर एक राजभाषा आयोग का गठन करने का प्रावधान था, उसके ही तहत दोस्तों 7 जून 1955 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया दोस्तों। 7 जून 1955 को बीजी खेर आयोग का गठन किया गया और जिसने 31 जुलाई 1955 को अपना प्रतिवेदन सौंपा। दोस्तों दूसरा दोस्तों जो ये अनुच्छेद 344(2) में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति 10 वर्षों के भीतर एक राजभाषा संसदीय समिति का गठन करेगा। इसके ही परिणाम स्वरूप दोस्तों जीबी पंत संसदीय समिति 19 नवंबर 1957 को, क्या जीबी पंत बोले तो गोविंद वल्लभ पंत संसदीय समिति। दोस्तों अनुच्छेद 344(2) के प्रावधान से दोस्तों कि राष्ट्रपति 10 वर्षों के भीतर एक राजभाषा संसदीय समिति का गठन करेगा। इसके ही तहत दोस्तों जीबी पंत या गोविंद वल्लभ पंत संसदीय समिति का गठन दोस्तों 19 नवंबर 19 नवंबर मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है दोस्तों 19 नवंबर 1957 को जीबी पंत संसदीय समिति का गठन किया गया और जिसने दोस्तों 8 फरवरी 1959 जिसने दोस्तों 8 फरवरी 1959 को अपनी रिपोर्ट सौंपी या अपना प्रतिवेदन दिया। क्लियर हुआ दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जीबी पंत संसदीय समिति का गठन 19 नवंबर 1957 को हुआ, जिसने 8 फरवरी 1959 को अपना रिपोर्ट सौंपा या अपना प्रतिवेदन दिया, जो अनुच्छेद 344 के 2 के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति 10 वर्षों के भीतर अपना एक राजभाषा संबंधित संसदीय समिति का गठन करेगा। तो उन्होंने 10 वर्ष के अंतर्गत 1957 में गठन कर दिया। और फर्स्ट का जो प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 344 फर्स्ट का जो प्रावधान है बीजी खेर आयोग, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 345 की। अनुच्छेद 345 दोस्तों
अनुच्छेद 345 संबंधित है दोस्तों राज्यों की राजभाषा से। दोस्तों अनुच्छेद 345 संबंधित है राज्यों की राजभाषा से। दोस्तों अनुच्छेद 345 में प्रावधान है कि राज्य अपनी एक या एक से अधिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दे सकता है। दोस्तों इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 345 में कि राज्य अपनी भाषाओं में से अपनी एक या एक से अधिक राज्य अपनी एक या एक से अधिक भाषा को राजभाषा बना सकता है या राजभाषा का दर्जा दे सकता है। दूसरा दोस्तों, जब तक वह ऐसा नहीं करता है, जब तक वह अपनी कोई राजभाषा नहीं बनाता है, तब तक जो राजभाषा का कार्य है या राजभाषा की जगह है, राजभाषा का जो कार्य है वो कौन करेगी? अंग्रेजी। राजभाषा का कार्य अंग्रेजी करेगी। दोस्तों अनुच्छेद 345 संबंधित है राज्यों की राजभाषा से और जिसमें प्रावधान है राज्य अपनी एक या एक से अधिक भाषा को राजभाषा का दर्जा दे सकता है और जब तक वह ऐसा नहीं करता है तब तक जो राजभाषा का जो कार्य है, सरकारी कामकाज की जो भाषा है राजभाषा, उसका जो कार्य है वो करेगी आपकी अंग्रेजी। और उत्तराखंड की दोस्तों बात करें तो उत्तराखंड की दो राजभाषाएं हैं जिनमें पहली है दोस्तों हिंदी और दूसरी राजभाषा है दोस्तों संस्कृत। दोस्तों संस्कृत को दोस्तों उत्तराखंड ने 2010 में राजभाषा का द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों यूकेएसएससी के संदर्भ में, तो ये हमें याद रखना है। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 346 की। अनुच्छेद 346 या अनुच्छेद 346। दोस्तों अनुच्छेद 346 संबंधित है दोस्तों राज्यों के मध्य या राज्यों के बीच पत्राचार से। पत्राचार की जो भाषा है, राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा। दोस्तों अनुच्छेद 346 संबंधित है दोस्तों राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा से। दोस्तों दो राज्य अपने मध्य पत्राचार की जो भाषा है उसका चयन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें प्रावधान है कि कोई दो राज्य हैं, ये पत्राचार के लिए पत्राचार हेतु किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं, भाषा का चयन कर सकते हैं। दोस्तों सपोज दैट उत्तराखंड है, सपोज दैट दोस्तों उत्तराखंड है यूके और दूसरा है दोस्तों पंजाब। दोस्तों उत्तराखंड की जो राजभाषा है वो हिंदी है और पंजाब की अगर बात करें तो वहां पंजाबी। तो दोस्तों ये दो राज्य आपस में सलाह मशवरा करके आपस में तय कर सकते हैं कि इनके बीच जो पत्राचार की भाषा होगी वो क्या होगी। ये दोनों ही राज्य उसको उसका सिलेक्शन या उसका चयन दोस्तों कर सकते हैं। ये चाहे तो हिंदी में कर सकते हैं, चाहे तो पंजाबी में कर सकते हैं, ये चाहे तो ना हिंदी में करके ना पंजाबी में करके अंग्रेजी में कर सकते हैं। तो दोस्तों राज्यों के मध्य जो पत्राचार की भाषा है वो अनुच्छेद 346 के अंतर्गत है और जिसमें प्रावधान है कि दो राज्य आपस में पत्राचार हेतु किसी भी भाषा का चयन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 347 की। अनुच्छेद 347 दोस्तों अनुच्छेद 347। दोस्तों अनुच्छेद 347 संबंधित है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा किसी भाषा को विशेष दर्जा देने से। दोस्तों अनुच्छेद 347 का संबंध है राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रपति द्वारा किसी भाषा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भाषा को विशेष दर्जा दिए जाने से संबंधित, विशेष दर्जा देना, राष्ट्रपति द्वारा किसी भाषा को विशेष दर्जा देना, ये संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 347 से। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 347 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति भारत की किसी भी भारतीय भाषा को विशेष दर्जा दे सकता है। तो यह संबंधित है आपके 347 से, अनुच्छेद 347 संबंधित है किसी भाषा को राष्ट्रपति द्वारा विशेष दर्जा दिए जाने के संबंध से, किसी भाषा को विशेष दर्जा दिए जाने का संबंध है आपका अनुच्छेद 347 से। दोस्तों अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 348 के बारे में। अनुच्छेद 348 या अनुच्छेद 348। दोस्तों अनुच्छेद 348 का संबंध है उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की भाषा से। दोस्तों अनुच्छेद 348 का जो संबंध है यह है दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के भाषा से, और जिसमें प्रावधान है संसद जब तक कोई प्रविधि नहीं बनाती है, संसद जब तक कोई विधि नहीं बनाती है, कोई प्रविधि नहीं बनाती है, कोई कानून नहीं बनाती है, तब तक उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। संसद जब तक कोई विधि नहीं बनाती है, तब तक न्यायालय की जो भाषा होगी, न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। दोस्तों संसद जब तक कोई कानून या कोई विधि या कोई प्रविधि नहीं बनाती है, तब तक न्यायालय की जो भाषा होगी वो दोस्तों अंग्रेजी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कि उच्चतम न्यायालय के सभी कार्य और सभी जितनी भी कार्रवाई होती हैं उनके जो फैसले होते हैं वो सभी अंग्रेजी में होंगे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के सभी कार्य व सभी कार्यवाही दोस्तों अंग्रेजी में होगी। उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की सभी कार्यवाहियां या सभी कार्य अंग्रेजी में होंगे। दूसरा प्रावधान है दोस्तों उच्च न्यायालय से संबंधित। उच्च न्यायालय दोस्तों उच्च न्यायालय के भी सभी कार्य व सभी कार्रवाइयां, जितनी भी कार्रवाइयां हैं उनके जो फैसले हैं दोस्तों, इनके भी फैसले, सबके फैसले दोस्तों अंग्रेजी में ही होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कि राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से न्यायालय की कार्यवाही अन्य भाषाओं में करवा सकता है, किंतु प्रकाशन की जो रिपोर्ट होती है दोस्तों वो अंग्रेजी में जरूर होनी चाहिए। दोस्तों पहला प्रावधान है उच्चतम न्यायालय के सभी कार्य व कार्रवाइयां और उनके फैसले अंग्रेजी में होंगे, और दूसरा है उच्च न्यायालय के जो कार्य हैं, जो कार्रवाइयां हैं, जो फैसले हैं वो अंग्रेजी में होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से क्या कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति से कार्यवाहियों
और कार्यों की जो भाषा है वो बदलवा सकता है या अन्य भाषा में करवा सकता है, अन्य भाषा में कार्रवाई करवा सकता है, अन्य भाषा में कार्रवाई कर सकता है राज्यपाल। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। दोस्तों उच्च न्यायालय जो राज्यों के लिए होता है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उसके जो कार्य और कार्रवाई हैं वो भी अंग्रेजी में होंगे। लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से उन कार्रवाइयों को अन्य भाषा में करवा सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि जो प्रकाशन होगा, फैसले का जो प्रकाशन होगा, प्रकाशन की जो रिपोर्ट होगी वो अंग्रेजी में होनी दोस्तों आवश्यक है। रिपोर्ट अंग्रेजी में जरूरी है या आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें प्रावधान है वो ये है कि संसद व राज्य विधानमंडल के जितने भी अधिनियम और विधेयक और अध्यादेश हैं वो भी दोस्तों अंग्रेजी में होंगे, और यदि वो अन्य भाषाओं में हैं तो उनका दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद होना आवश्यक है। दोस्तों नेक्स्ट है संसद हो या राज्यों के विधान परिषदें हो, राज्य विधानमंडल हो, विधानमंडल। दोस्तों संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, इसके जो भी बिल होते हैं, बिल या कहें तो अधिनियम, विधेयक हो या बिल हो या अधिनियम हो या कोई अध्यादेश हो, अध्यादेश या कोई अध्यादेश हो, तो दोस्तों संसद और राज्य विधानमंडल के जो भी बिल हो, जो भी विधेयक हो, जो भी अधिनियम हो, जो भी अध्यादेश हो, वो भी दोस्तों क्या होंगे? अंग्रेजी में ही होंगे। और इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, यदि वो अन्य भाषाओं में होते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल के बिल, अधिनियम और अध्यादेश यदि अन्य भाषा में हैं, यदि अन्य भाषा में हैं तो उनका दोस्तों अंग्रेजी अनुवाद आवश्यक है। दोस्तों संसद, राज्य विधानमंडल के जो बिल हैं, अधिनियम हैं, अध्यादेश हैं, वो भी अंग्रेजी में होंगे। लेकिन यदि वो अन्य भाषाओं में हैं दोस्तों तो उनका अंग्रेजी अनुवाद बहुत जरूरी है, आवश्यक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 349 की। अनुच्छेद 349 दोस्तों अनुच्छेद 349 संबंधित है राजभाषा संबंधी विधेयक से। राजभाषा से संबंधित जो भी विधेयक हैं, बिल हैं, विधेयक, राजभाषा संबंधी विधेयक से, उसमें संशोधन से, राजभाषा में संशोधन से, पुनर्स्थापन से, दोस्तों इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 349 संबंधित है। नंबर 1 राजभाषा संबंधी विधेयक से। प्रश्न आता है राजभाषा संबंधी विधेयक से संबंधित अनुच्छेद है तो कौन सा है? अनुच्छेद 349। या कहा जाएगा अनुच्छेद 349 संबंधित है राजभाषा संबंधी विधेयक से और राजभाषा संबंधी संशोधन से, पुनर्स्थापन से। दोस्तों इसमें प्रावधान है कि संसद में राजभाषा से संबंधित जो भी विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकेगा। दोस्तों इसमें प्रावधान है संसद में राजभाषा संबंधी विधेयक या बिल, जिसे हम कहते हैं विधेयक। दोस्तों संसद में राजभाषा संबंधी विधेयक यदि पेश किया जाना है, विधेयक यदि पेश किया जाना है तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। संसद में राजभाषा संबंधी विधेयक पेश किए जाने के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य। दोस्तों अनुच्छेद 349 संबंधित है राजभाषा संबंधी विधेयक से, संशोधन से, पुनर्स्थापन से। दोस्तों संसद में राजभाषा संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति उपरांत ही पेश किया जा सकेगा। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 350 की।
अनुच्छेद 350 या कहें तो अनुच्छेद 350। दोस्तों अनुच्छेद 350 कोई भी व्यक्ति शासकीय व्यथा और शिकायत के निवारण के लिए संघ और राज्यों में प्रचलित भाषा में अभ्यावेदन का हकदार हो सकेगा। दोस्तों यह संबंधित है, कोई भी व्यक्ति यदि सूचना चाहता है, बोलते हैं ना हम सूचना का अधिकार, या कोई शिकायत करता है, प्रार्थना पत्र भेजता है, अपनी व्यथा सुनाता है और उसका निवारण चाहता है, कुछ भी शिकायत करता है, कुछ भी ये पत्राचार करता है, तो वह दोस्तों देश हो या हमारा संघ हो या राज्य हो, उसमें जो भी प्रचलित भाषा है दोस्तों, वो किसी भी भाषा में अपने प्रार्थना पत्र, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसमें अभ्यावेदन कर सकता है और सूचना पाने का अधिकारी वो होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम मान सकते हैं अनुच्छेद 350 संबंधित है, कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत, लिखूंगा मैं सिर्फ व्यथा नहीं, अपनी शिकायत, व्यथा आदि के लिए, शिकायत आदि के लिए संघ या हमारा देश व राज्य में प्रचलित, संघ व राज्य में जो भी भाषा का प्रचलन है, जो भी भाषा प्रचलित है, उसमें प्रचलित भाषा में अभ्यावेदन का हकदार या अधिकारी होगा। दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत का निवारण करने के लिए संघ व राज्य में प्रचलित कोई भी भाषा हो, उसमें अभ्यावेदन कर सकता है, उसमें अभ्यावेदन का हकदार होगा। दोस्तों मैं ये वाला रफ करता हूं। दोस्तों अनुच्छेद 350 का जो क है, अनुच्छेद 350 का क, इसमें दोस्तों प्रावधान है कि राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों के बालिगों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिलाने का प्रयास करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 350 का में है कि राज्य क्या करेगा, राज्य भाषाई अल्पसंख्यक जो लोग हैं, भाषाई अल्पसंख्यक लोगों के, अल्पसंख्यकों के बालिग जो उनके बच्चे, राज्य क्या करेगा, भाषाई अल्पसंख्यकों के बालिगों को उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा को उनकी मातृभाषा जो भी हो, मातृभाषा में दिलाने का प्रयास करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 350 का प्रावधान करता है कि राज्य के लिए, राज्य जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके बच्चों को, उनके बालिगों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिलाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 350 का जो ख है दोस्तों, इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति करेगा। दोस्तों इसमें क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक कैसे, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक हेतु विशेष प्रकार के अधिकारी की क्या करेगा दोस्तों, नियुक्ति। दोस्तों अनुच्छेद 350 का ख प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति, कौन, राष्ट्रपति
भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु विशेष प्रकार के अधिकारी की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 351 पर। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 दोस्तों, अनुच्छेद 351 संबंधित है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संघ को निर्देश देने के संबंध। दोस्तों अनुच्छेद 351 संबंधित है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए संघ को निर्देश है। यानी अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 का संबंध है हिंदी भाषा, अनुच्छेद 351 का संबंध है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से। ठीक है, अनुच्छेद 351 में प्रावधान है दोस्तों कि संघ क्या करेगा, हिंदी भाषा का क्या करेगा, प्रचार प्रसार करेगा। और उसके लिए उसने आपको पता है कि राजभाषा विभाग बनाया है, और राजभाषा विभाग दोस्तों गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। संघ गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग बनाएगा। और है भी भारत में संघ ने एक कार्य कर रखा है जो गृह मंत्रालय के अधीन हमारा राजभाषा विभाग है, और जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों कार्य करता है। दोस्तों यह हमने जाना हिंदी संविधान में हिंदी की स्थिति, जिसमें हमने अनुच्छेद 343 से 51 तक भाग 17 के अधीन हिंदी भाषा की स्थिति समझी। दूसरा 8वें अनुसूची में हमने हिंदी भाषा की स्थिति और 8वें अनुसूची के बारे में भाषा संबंधी प्रावधान समझे, और किन भाषाओं को उसमें शामिल किया गया ये समझा। दोस्तों अनुसूची 8 और भाग 17 के अलावा, संविधान की अनुसूची 8 और संविधान का भाग 17 के अलावा अन्य जगह भाषा संबंधी कहीं प्रावधान है या नहीं है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों संविधान के भाग 17 और 8वीं अनुसूची के अलावा दो जगह दोस्तों भाषा संबंधी प्रावधान है। नंबर 1 है दोस्तों अनुच्छेद 120 में, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 में दोस्तों 120 संबंधित है, अनुच्छेद 120 संबंधित है दोस्तों संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा से। संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा से। दोस्तों अनुच्छेद 120 में प्रावधान है कि संसद का कोई भी सदस्य कार्यवाही में हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपनी बात रखेगा यदि वह दोनों भाषाओं में से कोई भी नहीं जानता है तो वह अपनी मातृभाषा में अपनी बात रख सकता है, किंतु इसके लिए उसे पीठासीन अधिकारी की या जो अध्यक्ष होता है लोकसभा या राज्यसभा जो भी हो, सभापति और अध्यक्ष, उनसे अनुमति जरूर लेगा। दोस्तों इसमें प्रावधान है कि संसद के सदस्य, संसद के कोई भी सदस्य हो, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, वो क्या करेंगे, अपनी बात को हिंदी में रखेंगे अथवा अंग्रेजी में रखेंगे। दोस्तों संसद के जो सदस्य हैं वो अपनी बात को हिंदी में प्रस्तुत करेंगे, हिंदी में रखेंगे या अंग्रेजी में रखते हैं। यदि दोस्तों वह हिंदी और अंग्रेजी में से कोई सी भी भाषा नहीं जानता है तो वह अपनी मातृभाषा में भी मातृभाषा मतलब जो जिस भाषा को जानता है अपनी मातृभाषा को ही जानेगा, तो अपनी मातृभाषा में भी दोस्तों वो अपनी बात को रख सकता है। और इसके लिए दोस्तों उसे जो उस सदन का, राज्यसभा होगा तो सभापति और लोकसभा होगा तो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उसमें उक्त सदन में जो पीठासीन अधिकारी होंगे, यानी उस सदन के जो चेयरपर्सन होंगे, राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष,
उनसे क्या करेगा, अनुमति मांगेगा। उनकी अनुमति से दोस्तों वो अपनी मातृभाषा में भी अपनी बात रख सकेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों कि तब जब वो अनुमति मांगेंगे तो वो क्या करेंगे, उसके लिए एक अनुवादक की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 120 संबंधित है संसद में प्रयुक्त भाषा से, जिसमें संसद के सदस्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपनी बात रखेंगे। यदि वो हिंदी और अंग्रेजी में से किसी भाषा को नहीं जानते हैं तो अपनी मातृभाषा में भी वो अपनी बात रख सकेंगे, जिसके लिए उन्हें पीठासीन या चेयरपर्सन जो होगा सदन का, उसकी अनुमति लेना जरूरी है। दूसरा कहां प्रावधान है दोस्तों, दूसरा प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 210 में। अनुच्छेद 210 में, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 210 दोस्तों, अनुच्छेद 210 का संबंध है राज्य विधानमंडलों में। ये हमने संसद में बात करी अभी। अब बात करते हैं राज्य विधान मंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। दोस्तों अनुच्छेद 210 संबंधित है राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा से। इसमें प्रावधान है दोस्तों, जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली यानी एमएलए होते हैं। राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं दोस्तों, वो अपनी बात को हिंदी में रखेंगे या अंग्रेजी में रख सकेंगे। यदि वो इन दोनों भाषाओं को नहीं जानते हैं तो वो क्या करेंगे, अपनी मातृभाषा में उपरोक्त के ही समान अपनी मातृभाषा में अपनी बात को रखेंगे, जिसके लिए दोस्तों उन्हें सदन का जो पीठासीन अधिकारी होगा या कहें सदन का जो चेयरपर्सन होगा, विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद है तो वहां का सभापति, तो उनकी क्या करेगा, अनुमति लेगा, अनुमति प्राप्त करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 120 का संबंध अनुसूची 8 और भाग 17 के अलावा अनुच्छेद 120 में भाषा संबंधी प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के संबंध में संसद के सदस्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में अपनी बात रख सकेंगे, प्रस्तुत कर सकेंगे। और ये दोनों भाषा नहीं आती है तो वो अपनी मातृभाषा में अपनी बात रख सकेंगे। लेकिन दोस्तों अपनी मातृभाषा में बात रखने के लिए उसे जो सदन का जो चेयरपर्सन है, पीठासीन अधिकारी है, अध्यक्ष या सभापति, उसे अनुमति प्राप्त करनी होगी। और दूसरा जो प्रावधान है दोस्तों वो है अनुच्छेद 210 में। अनुच्छेद 210 में प्रावधान है दोस्तों राज्य विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा से। दोस्तों राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो अपनी बात को हिंदी अथवा अंग्रेजी में रख सकते हैं। यदि उनको इन दोनों ही भाषाओं में से कोई नहीं आती है तो वो अपनी मातृभाषा में अपनी बात को रख सकता है। लेकिन अपनी मातृभाषा में बात को रखने के लिए दोस्तों उसे विधानमंडल के अध्यक्ष या विधानसभा का जो अध्यक्ष है या जो विधान परिषद का जो अध्यक्ष है उससे इसकी अनुमति लेनी होगी कि वो अपनी मातृभाषा में अपनी बात रख रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगी और अच्छी भूमिका निभाएगी। और नेक्स्ट हम इसमें लाएंगे दोस्तों जैसे राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा आयोग, राजभाषा संसदीय समिति और विश्व हिंदी सम्मेलन कितने हुए, उन पर हम अगली वीडियो लाएंगे दोस्तों। और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा हिंदी व्याकरण। और मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आपको नमस्कार।